है, उनका खराब है यार। चल बैठ जा, बात नहीं करनी है बैठ के। हाँ भाई, हमने पॉलिटी क्लास है, कहाँ तक पढ़े थे, कितने भाग पढ़ लिए थे? 13 है ना। भाग 13 में क्या था? कुल कितने भाग हैं 22? पिछली क्लास में मैंने पढ़ा भाग 13 में क्या था? व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भाग 14, भाग 14। ठीक है, कोई बताएगा इसमें क्या है? भाग 14 में क्या है? मैंने उस दिन 13 वाली क्लास में भी बताया था। क्या है? संघ और, इस लाइन को लिख लो आप, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग लिख लो, लोक सेवा आयोग। ठीक है, और ये आर्टिकल है 308 से लेकर 323 तक। ठीक है, यूपीएससी पढ़ते हो, पीसीएस पढ़ते हो ना, सारी सारी सेवाएं हैं, तो सारी सारी भाग नंबर 14 में। जो जो बोलूं लिखते चलियो। ठीक है, सबसे पहले क्या पंखा 2 मिनट हो जाए, 2 मिनट बाद चलाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या थी, जो हमारी यूपीएससी है, पहले आज पढ़ते हैं ना यूपीएससी, ऑफिस का इसका दिल्ली में। ठीक है, पढ़ते हो, भारत में होती नहीं थी। ठीक है, ये पहले होती थी 1855 में शुरू हुई थी, इंडियन सिविल सर्विस के नाम से, आईसीएस बोलते हैं उसको, इंडियन सिविल सर्विस। ये 1855 में कहाँ होती थी? लंदन में होती थी। कहाँ होती थी? लंदन में होती थी। ठीक है, भारत में होती ही नहीं थी। उसके बाद भारत में कब आई? 1919 के अधिवेशन था, संशोधन अधिनियम के तहत 1922 में भारत में पहली बार आईसीएस की परीक्षा का आयोजन किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। इलाहाबाद का वर्तमान नाम बताओ क्या है? क्या है? प्रयागराज। आसान सा ही है। ठीक है, तो 1922 में भारत में पहली बार इस सर्विस का आयोजन किया गया था। ठीक है, एक मिनट। ठीक है भाई, ये 3 तरह की होती हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, मैं क्या कैसे कैसे। एक होती है आपकी केंद्र से केंद्र, केंद्र से केंद्र होती है, एआईएस बोलते हैं। ठीक है, एक होती है आपकी केंद्र से राज्य, और एक होती है आपकी राज्य से राज्य। ये 3 तरह की नौकरियां होती हैं। ठीक है, केंद्र से केंद्र में कौन सी होती है? जैसे कोई बैंक में लग गया, एसएससी का नाम सुने आपने? एसएससी फार्म भी भरते होगे। एसएससी, इसमें क्या होता है? फार्म भरा, मान लो आपको आपकी पोस्टिंग मिल गई, महाराष्ट्र कैडर मिल गया। ठीक है, रेलवे का नाम सुना? रेलवे। ठीक है, अब रेलवे में क्या होता है कि आपने फॉर्म भरा, आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो जो भी आपको, आपका पेपर कौन लेगा? केंद्र सरकार लेगी। रेलवे किसके अधीन है? केंद्र के। पेपर कौन लेगी? सेंटर सरकार। ठीक है, फिर आपको मतलब नियुक्ति कौन देगी? केंद्र सरकार। ठीक है, क्योंकि केंद्र का है। और आपको सैलरी कौन देगी? केंद्र सरकार। रेलवे जॉब की आपने ज्वाइनिंग की, रेलवे ही आपको नियुक्ति देगी, रेलवे आपसे काम कराएगी, और रेलवे डिपार्टमेंट ही आपको क्या देगा? पैसा देगा। ऐसे ही आप बैंक में गए, ठीक है,
अब बैंक में गए, अब बैंक क्या होते हैं, सारे सेंट्रल होते हैं, चाहे हमारे गाँव में कहीं हो, होते तो केंद्र सरकार के अधीन ही है। तो बैंक ही आपका क्या लेगा, पेपर लेगा, बैंक ही आपको नियुक्ति देगा और बैंक ही आपको सैलरी देगा। जो नौकरी केंद्र से केंद्र में जाए उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केंद्रीय। कुछ ऐसी होती हैं जिनका पेपर लेती है केंद्र सरकार, नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, लेकिन सैलरी कौन देता है, राज्य सरकार। एग्जाम्पल बताएगा कोई है? इसका नाम सुना है, आईपीएस, आईएएस सुना हुआ, यूपीएससी बोलते हो यूपीएससी का। अब इनका पेपर कौन कंडक्ट करता है, यूपीएससी। यूपीएससी किसके अंडर है, केंद्र सरकार के, ठीक है। यूपीएससी ने पेपर लिया आपका, पहले प्री फिर मेंस इंटरव्यू लिया, नियुक्ति करेगा, नियुक्ति कौन देगा, यूपीएससी यानी केंद्र सरकार, ठीक है। फिर क्या काम करता है, अब मान लो हरियाणा तो टोटल आईएएस बन गए 10, हरियाणा को जरूरत है 2 की, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार 2 आईएएस को कहां पे भेज देगी, हरियाणा में, कि आप जाके हरियाणा में नौकरी करिए, ठीक है। अब जब हरियाणा में नौकरी करेगा तो इसको सैलरी कौन देगा, राज्य सरकार देगी, हरियाणा देगा, समझ आई। तो ऐसी नौकरी बोलते हैं केंद्र और राज्य के दिन, कि सारा काम किसने किया, केंद्र ने, लेकिन जहां पर इसकी क्या होगी, नियुक्ति होगी, जहां ये काम करेगा सैलरी कौन देगा, वो राज्य देगा, ठीक है। मान लो किसी को गुजरात भेज दिया तो उसको सैलरी कौन देगा, गुजरात सरकार देगी, ठीक है। एक होता है राज्य का, राज्य से राज्य में, इसका बताया वो एग्जाम्पल, स्टेट की। अब मान लो आप लगे ग्रुप डी में, ठीक है, तो ग्रुप डी का पेपर कौन कंडक्ट करता अपना, एचएसएससी, एचएसएससी करता हुआ, और एचएसएससी का स्टेट का ही है ना, बोर्ड अपने हरियाणा का ही है। तो ग्रुप डी हो गया, क्लर्क हो गया, पटवारी हो गया, पुलिस होगी, सभी कौन करता है, पेपर कौन देता है, हमारा एचएसएससी। और नियुक्ति हमारी कहाँ आएगी, हरियाणा में। कोई भी राज्य यदि पेपर कंडक्ट करता है उसकी नियुक्ति बाहर नहीं आ सकती। मान लो कोई हरियाणा पुलिस में लग गया तो सारी उम्र हरियाणा में ही रह के नौकरी करेगा, ये नहीं कि उसको दिल्ली में भेज दें या चंडीगढ़ में भेज दें। अब चंडीगढ़ क्या यूटी है, चंडीगढ़ पुलिस के फॉर्म आते हैं, लोग भरते हैं, तो जब तक वो सर्विस करेंगे कहाँ रहेंगे, चंडीगढ़ ही रहेंगे, समझाई। तो इनकी यदि हरियाणा में ही काम करेगा तो सैलरी कौन देगा, हरियाणा ही, यानी राज्य से राज्य के अंदर, ठीक है। इस भाग में आर्टिकल में बताया था मैंने 308 से 323 हैं, तो 308 में क्या है, समझ आ गया, यूपीएससी। एक आर्टिकल आता है इंपॉर्टेंट 311, ये कई बार एसएससी के पेपर में पूछा गया है। 311 में क्या है, संरक्षण है, क्या है, संरक्षण। एक आपको बात बताता हूँ, पिछली टर्म थी 2014 से 19, हमारे फतेहाबाद की घटना थी, किसी याद है, अनिल विज हमारे गृह मंत्री हुआ करते थे, और एक फतेहाबाद की एसपी थी संगीता कालिया, ठीक है ना। एक विवाद हो गया था, एक ऑफिस था, बैठे थे, मीटिंग थे, तो अनिल विज संगीता कालिया किसी बात से संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने ये कह दिया संगीता कालिया कि आप उठ के जाइए यहाँ से, ठीक है। तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, आप जाओ उठ के। उसने अनिल विज को ही धमका दिया था, डांट लगा दी थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो आईपीएस थी, उसको आर्टिकल 311 का पता था कि ये गृह, जो भी गृह मंत्री है, राज्य सरकार है, देखो मैंने आपको बताया ना, केंद्र से राज्य में जा तो सकते हो आप, नियुक्ति देगा, सैलरी देगा, लेकिन ये ना राज्य ना ये हटा नहीं सकता आपको। आर्टिकल 311 कहता है कोई भी आईएएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है, उनको संरक्षण देता है, ठीक है। उसको हटा कौन सकता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार का कोई नियम लागू नहीं होता। वहीं संगीता कालिया की जगह मान लो कोई पुलिस ऑफिसर होता, नॉर्मल कांस्टेबल होता या एसआई होता हरियाणा पुलिस का, तो अनिल विज के सामने बोल नहीं सकता था, तो गृह मंत्रालय के अधीन ही हमारी पुलिस आती है, ठीक है। तो वो जैसे ही बोलता अनिल विज सस्पेंड कर देता, डिसमिस भी कर सकता था उसको, ठीक है, क्योंकि उसका भारतीय संविधान में संरक्षण का कोई भी मतलब कहीं भी मतलब लिखा हुआ नहीं है, समझ गए आप। लेकिन उसको हटा नहीं सकता, राज्य सरकार सिर्फ क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया या फिर मतलब डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, ये काम कर सकती है। यदि उसको सस्पेंड करना है या डिसमिस करना है तो कहाँ जाएंगे, केंद्र सरकार के पास, और उसके लिए भी ठोस कारण होना चाहिए। ये नहीं कि एक मंत्री के सामने बोल दिया तो हम आपको सस्पेंड करते हैं, ठीक है ना, ठोस कारण होना चाहिए। तो आर्टिकल 311 क्या है, संरक्षण का अधिकार देता है। क्या क्या देता है, संरक्षण का अधिकार, लिख लो यह बात आप,
ये 2-3 बार पहले पेपर में पूछा गया है। ठीक है, आर्टिकल 312 और 315। 312 मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। जो मैंने ये बात बताई थी, 3 तरह की जो नौकरियां होती है ना, AIS बोलते हैं इसको, अखिल भारतीय सेवा। लिखो, आर्टिकल 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा पूछ ले कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 312 में है। 3 तरह की होती है, मैंने अभी अभी आपको बताई थी। ठीक है, ये 308 से 323 है, बस इसमें आपको 3 ही आर्टिकल पढ़ने हैं। ठीक है, बस इनमें से इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है। अखिल भारतीय सेवा लिख लिया। 315 में क्या है? यूपीएससी का बोर्ड हेड। ठीक है, यूपीएससी का लिख लो आप। यूपीएससी का जिक्र की, यूपीएससी आपका पेपर लेगी। ठीक है, सारी चीजें हैं। एक यूपीएससी का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। इसमें क्या होता है कि यूपीएससी का अध्यक्ष होता है। इसके बारे में एक खास बात हो रहा है, यूपीएससी में जितने भी मेंबर होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, मान के चलो 10-12 है, 10 टोटल लोग है ना। ये अब आपने देखा जैसे फौजी साहब हैं, पहले फौज में नौकरी करके आए, अभी यहाँ बैठ के तैयारी कर रहे हैं ताकि कोई और जॉब मिल जाए मेरे को। ठीक है, जो भी चॉइस है इनकी, तो ये दूसरी नौकरी कर सकते हैं। कोटा भी मिलता है कि थोड़े कम नंबर में भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। लेकिन यूपीएससी का यदि कोई मेंबर है, सदस्य है बोर्ड का, तो वो कहीं भी दूसरी नौकरी नहीं कर सकता। ठीक है, पाबंदी है। ये सिर्फ एक ही नौकरी कर सकता है यूपीएससी की बस, उसके बाद कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। प्राइवेट कर सकता है, कोई भी मतलब बिजनेस कर सकता है। ठीक है, इसका अध्यक्ष और इसके मेंबर। समझाइए आपको ये बात है। यूपीएससी पेपर कैसे लेती है कोई बताएगा? थोड़ी बात करो ना मेरे साथ। है, अब मान लो पॉलिटी की है, अब पॉलिटी के यूपीएससी मान लो 10 क्वेश्चन आते हैं, ये 10 क्वेश्चन कहाँ से लेगा? सुना आपने यूपीएससी का कभी पेपर लीक हुआ? कभी नहीं होता। जैसे नीट का हो गया, हरियाणा वाले तो आपने इतनी आदत पड़ रही है कि पूछो ना, रोज ही लीक रहा है। हाँ ठीक है ना, ग्रुप डी का भी देखा था, पकड़े गए थे, 80 में भी केस हुआ था, हर जगह लीक होता है। नीट का भी हो रहा है, एनटी हिल लेती है पेपर उसका, लेकिन यूपीएससी का कभी पेपर लीक नहीं होता। क्यों नहीं होता कोई बताओ? मान लो पॉलिटी के 10 क्वेश्चन चाहिए यूपीएससी को, कहाँ से लेगा क्वेश्चन वो 10? और ना इसके कभी क्वेश्चनों पे सवाल उठता है कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत माना गया है। अपने हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा सवाल ये है ना, ऑब्जेक्शन के, यहाँ पे नहीं होता कभी। सुना इनका नाम आपने? क्या है ये मैंने कुछ यूनिवर्सिटियों के नाम लिखे हैं। DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, GJU गुरु जम्बेश्वर भगवान यूनिवर्सिटी, HU ये सारवाली कब बनी? 1970 में, चौधरी चरण सिंह के नाम पे है ना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ऐसे बहुत सारी जितनी भारत में यूनिवर्सिटियां हैं, ठीक है, इनको तो वैसे शामिल नहीं करते, छोटी हो गया था चीज़ों। जितनी भी टॉप लेवल की, जैसे सबसे मेन तो दो आती हैं, DU JNU। ठीक है ना, इनमें क्या होते हैं, एक सब्जेक्ट के एक यूनिवर्सिटी में 4-4 5-5 प्रोफेसर होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आ गए हम, अकेडमी में देखो अपना कितने सारे टीचर हैं, पर ये यहाँ की एक सब्जेक्ट का एक है, पॉलिटी का एक है, ज्योग्राफी का एक है, ऐसे यहाँ पे क्या 4-4 5-5 6 होते हैं। उन सभी को एक मतलब लेटर लिखा जाता है यूपीएससी द्वारा, और कहा जाता है कि आप हम ये 10-10 पॉलिटी के क्वेश्चन दे दो, या 10 की जगह 20 भी मांग लेते हैं कि यार 20-20 हमें पॉलिटी के क्वेश्चन दे दो आप। ठीक है, हमें यूपीएससी का पेपर बनाना है। तो जितने सारे प्रोफेसर है ना, अपनी तरफ से 20-20 करके क्वेश्चन भेजते हैं, और मान लो 10 प्रोफेसर ने भेज दिए 20-20 क्वेश्चन, टोटल कितने हो गए? 200। यूपीएससी के पास 200 क्वेश्चन पहुंच गए। अब यूपीएससी इन 200 में से 10 क्वेश्चन को सेलेक्ट करता है। ठीक है, तो कौन कैसे लीक करेगा किसी को नहीं पता कहाँ से प्रश्न आया है। समझा क्या? इस तरह से यूपीएससी पेपर कंडक्ट करता है, तो लीक होता ही नहीं है। एक दिन पहले भेजता है, किसको भेजता है? डीएम। कोई भी डिस्ट्रिक्ट होता है ना, उसका मालिक होता है डीएम। डीएम की फुल फॉर्म पता होगी? डिस्ट्रिक्ट क्या आता है? मजिस्ट्रेट। ठीक है ना, और ये भी यूपीएससी से ही आता है। जब आप आईएएस बनते हो तो आपको डीएम का पद सबसे पहले दिया जाता है, सबसे बड़ा पद होता है ये। वो कहते नहीं है राजा होता है,
तो राजा यदि वास्तव में कोई होता ना तो डीएम होता है, ठीक है। वास्तव में आपको किसी भी जगह का राजा बनना, आप डीएम बन जाइए, पूरा जिला का मालिक होता है, डीसी भी बोलते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब भाग 13 भाग 14 आपका यहीं तक था। भाग 15 3 आर्टिकल जरूर याद कर लियो। कौन कौन से हो गए? 311, 312, 315। इनमें कोई दिक्कत है? आगे चलें सरदार जी, पक्का? मेरे को बताइए 311 में क्या है? अरे सरदार जी से पूछ रहा हूँ मैं, 311 में क्या है सरदार जी? और 308 में है? 308 में भाग 14 में क्या है? 14 में क्या है? हैं? जोर से खाना खा क्या है? हैं? मैं बिना खाई था तेज बोल रहा हूं, तो खा के नहीं बोल रहा है यार। संघ क्या है? संघ और राज्य लोकसभा है, ठीक है ना। चलिए भाग 15 भी, भाग 15 इसमें आता है निर्वाचन आयोग। क्या आता है? निर्वाचन आयोग। आर्टिकल है इसके 324 से लेकर 329 तक, और मेन आर्टिकल इसमें एक ही है अपना, वो है आर्टिकल 324, ठीक है, लिख लो। तीन सौ 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, कोई बताएगा? निर्वाचन आयोग कब बना था भारत में पहली बार? मतदाता दिवस में हम बनाते हैं, थोड़े दिन पहले ही गया, जुलाई होगी क्या? तो जनवरी में आता है ना? कब आता है? 25 जनवरी। और ये क्यों आता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को बनाया गया था। ये लाइन लिख लो, जीके का क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट। भारतीय निर्वाचन आयोग है, वो कब बनाया गया था? 25 जनवरी 1950 को बनाया गया था। निर्वाचन आयोग किस किस के चुनाव कराता है, कोई बताएगा? किस किस के चुनाव करवाता है? दो तरह के निर्वाचन आयोग होते हैं, एक होता है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, पूरे भारत का ही है। दूसरा कौन सा होता है? राज्य का, ठीक है। राज्य वाला किसका चुनाव कराता है? सरपंच हो गए, वार्ड मेंबर हो गए, अपने लोकल छोटे चुनाव है इनका। और ये निर्वाचन आयोग किस किस का चुनाव कराता है, कोई बताएगा? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, यानी एमएलए हो गया, एमएलए, एमएलसी भी होती हैं, तो वहां पे भी यही करवाता है। और किसका करवाता है? राष्ट्रपति लिखा है, बोल दो। और उपराष्ट्रपति, ठीक है। निर्वाचन जो अपना चुनाव आयोग है, इनके वोटिंग करवाता है, चुनाव करवाता है। लोकसभा का भी, राज्यसभा की, लोकसभा का भी चुनाव गया ही अपना। कितनी सीटों पर मतदान हुआ था अब की बार? 543 सीटों पर। कौन सी लोकसभा है ये अब की बार? कौन सी लोकसभा के लिए चुनाव हुआ है? ऑप्शन दूं? 15, 16, 17, 18। तो अब की बार कौन सी लोक है? 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुआ है, ठीक है। 18वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और सरकार किसकी है? बीजेपी की नहीं है, किसकी है? एनडीए की है, क्योंकि नीतीश कुमार, टीडीपी वे भी शामिल हैं। और दूसरा गठबंधन कौन सा था? इंडिया गठबंधन था, ठीक है। मैन इनमें ही लड़ाई थी। एनडीए की सरकार है। कुल कितनी सीटें इनके पास है? 294 है ना। और बीजेपी के पास है 239। ये कुछ बातें हैं जो याद रखना। और कांग्रेस के पास कितनी है? 99 है, ठीक है। वैसे अब एक कम हो रही है इनमें से। राहुल गांधी ने वायनाड से इस्तीफा दे दिया कि मैं वहां से नहीं, रायबरेली से सांसद रहूंगा, तो वहां से चुनाव लड़ेगी प्रियंका गांधी। यदि वो जीत जाती है तो कांग्रेस के पास 99 है, हार जाती है तो 98 है, ठीक है।
18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? बताओ कौन है? कोटा से सांसद है वो, और लगातार दूसरी बार स्पीकर बने हैं। नाम बताओ चुटकी, क्या नाम है? ऑप्शन कौन है इसके? ओम बिरला। ठीक है, कहां से सांसद है? कोटा से। समझा क्या? और नेता प्रतिपक्ष कौन है? एलओपी कौन है भाई? नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष का नेता कौन है 18वीं लोकसभा में? बताओ। ये करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम होगा यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ये आपको 7-8 क्वेश्चन बताता हूँ यहाँ से, सिर्फ इतना पढ़ लो काफी है। अरे नहीं है, अरे इतना फेमस आदमी है कि पूछो ना यार। कौन है? राहुल गांधी है भाई। ठीक है, राहुल गांधी क्या है? नेता प्रतिपक्ष है, विपक्ष का नेता है। ये तो 18वीं बात थी। 17वीं में कौन था? 16वीं और 17वीं में विपक्ष का नेता कौन था? राहुल गांधी नहीं था, उनमें कोई नहीं था भाई। क्या था? पद ही खाली था, कोई था ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि 10% सीटें आनी जरूरी है, वो आई नहीं इसीलिए बना नहीं। ठीक है ना? हाँ, ये तो मजबूरी में बनाना पड़ेगा, उनकी सीट ज्यादा की। 2 क्वेश्चन और याद करना है ऐसे। सबसे बड़े अंतर से कौन जीता है? लिख लो चाहे इस प्रश्न को, देख लेना। दो प्रश्न बताता हूं आपको। हाँ, 11,75,000 वोटों से जीता है। नाम आपको पता है ना? 7.5 लाख वोट हैं यार। लिख लो, मैं उत्तर बताऊंगा तो भूल जाओगे। ये कॉपी में लिखो प्रश्न। सबसे बड़ी जीत 18वीं लोकसभा की, 11,75,000 वोटों से जीता। आपको नाम बताना है, गूगल सर्च करना है। और सबसे छोटे अंतर से भी जीत लिखो। किसकी हुई थी? 48 वोटों से जीता था मात्र ही, मुंबई से। ठीक है, हाँ, तो उसका भी आपको नाम बताना। सबसे बड़े अंतर से जीत और सबसे कम अंतर से जीत। आंकड़ा मैंने बता दिया। सबसे बड़ा अंतर है 12.25 लाख और सबसे छोटे वोटों से है 48। नाम आपको गूगल करने हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा तो भूल जाओगे आप। ठीक है, चलो अब इस पे आते हैं। अब आपसे ये पूछ ले, निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? बताओ कितने होते हैं? निर्वाचन आयोग में सदस्य कितने होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 7। कितने होते हैं? 3 होते हैं। और तीनों ही बराबर ही होते हैं। ये नहीं भाई एक अध्यक्ष बना दिया या 2 कम हो गए, नहीं, तीनों ही क्या होते हैं? पावर क्या होती है? लगभग बराबर होती है। ठीक है, और इनमें से एक क्या होता है? अध्यक्ष होता है। 2 क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। अच्छा, जब शुरू में निर्वाचन आयोग बनाया गया था ना, तो इसमें कितने सदस्य होते थे? बताओ। जब 25 जनवरी 1950 को बनाया गया था, तब इसमें कुल कितने सदस्य होते थे? तब बताओ कितने होते थे? 1 होता था। कितने होते थे भाई? 1 सदस्य होता था। फिर ये बाकी 2 और सदस्य कब जोड़े गए? बताओ। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? हाँ, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आज की तारीख थी 1 जुलाई 1900। बताओ, ऑप्शन दो। 86, 87, 88, 89। बताओ। तुम कुछ नहीं बताते, मेरे को बताना पड़ता है। 1989। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन किसने किया था? ये राजीव गांधी जी ने, है ना? बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे भारत में, जितने भी टेक्नोलॉजी वगैरह आज आई हुई है, और बिल्कुल सीधे साधे आदमी थे। ठीक है ना? हाँ, राजीव गांधी। तो 1 जुलाई 1989 को 61वां संविधान संशोधन पेपर में काफी बार पूछा गया है। दल बदल कानून कब आया था? 61वें संविधान संशोधन के अनुसार हुआ कब था? 1 जुलाई 1989 को। आज की जो क्लास है ना, इसमें से कोई भी एग्जाम आएगा, पॉलिटी से काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना? हाँ, थोड़े ध्यान से लिख लो। अच्छा, एक काम और हुआ था इस संविधान संशोधन में। क्या हुआ था, कोई बताएगा? एज। पहले वोट डालने की उम्र कितनी थी? 21 वर्ष थी, और फिर इसके बाद कितनी होगी? 18 वर्ष होगी। ठीक है, 18 वर्ष आयु कर दी गई थी। कब? 1 जुलाई 1989 को 61वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। ये 3-4 क्वेश्चन यहां से याद रखना।
ठीक है, आगे बढ़े। यहां तक कोई दिक्कत? तुम्हें भी छोरियों को दिक्कत है? बता दियो कोई हो तो है। अब देखो चुनाव होता कैसे है। मान लो अपना आ गया फतेहाबाद में आ गया, अभी चुनाव हुआ था ना, तो कुछ तो पता ही होगा। अब फतेहाबाद में चुनाव करवाना, ठीक है, थोड़ा चुनाव का प्रोसेस समझाता हूं आपको मैं। अब फतेहाबाद में चुनाव करवाना है तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग फतेहाबाद के डीएम के पास आएगा, ठीक है। डीएम को ऑर्डर आएगा, भाई साहब फतेहाबाद में चुनाव कंडक्ट कराइए, ठीक है। और फतेहाबाद देखा आपने कितना बड़ा जिला है ना, तो हर जगह तो जा नहीं सकता। मान लो दे दी कि 10 तारीख को फतेहाबाद में चुनाव है, 14 तारीख को काउंटिंग है, कराओ कंडक्टर, तो ये फतेहाबाद हो गया। मैं वैसे ही बनाता हूँ एक बार, ठीक है। अब इस फतेहाबाद में चुनाव के लिए डीएम क्या करेगा यार, कुछ हिस्सों में बांट देगा। मान लो 4 हिस्सों में बांट दिया, अकेला समझा नहीं उसको। यहां पे ऑफिसर तैनात करता है, उनको बोला जाता है आरओ, रिटर्निंग ऑफिसर। क्या होते हैं? रिटर्निंग ऑफिसर। समझ आएगी? 4 आरओ बना दिए, इलाका बांट दिया, किसी को रतिया का दे दिया, किसी को टोहाना का दे दिया, ठीक है ना, ऐसे अलग अलग। ये यहाँ पे चुनाव कराना है और कोई भी चुनाव में धांधली नहीं होनी चाहिए। अब आरओ के पास भी एरिया ज़्यादा हो गया, ये कैसे करता है? तो ये अपने नीचे एक ऑफिसर और तैनात कर देते हैं, ठीक है, एक एक, उसको बोलते हैं पीओ। क्या बोलते हैं? पीओ। पीओ का फुल फॉर्म बताएगा कोई? बताओ फौजी साहब, आप बताओ पीओ की फुल फॉर्म बताइए मैंने एक बार। पीओ बता दे, सीओ क्या बताओ है? अरे अभी भी तो चुनाव खत्म हुआ है। बताओ। प्रिसाइडिंग ऑफिसर। क्या बोलते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लिख देता हूं मैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाते हैं इसको, पीओ को, ठीक है। हो गया। अब देखो काम बट गया ना, पहले आरओ था, आरओ से कहां पे आ गया? पीओ में गया, ठीक है। हर जगह का इसका अलग है, इसका अलग, सबका अलग अलग हो जाएगा। ये इससे में क्या हो गया? डिवाइड हो गया सारा सारा। अब क्या होते हैं इसके नीचे, और क्या होता है? सबसे पहले चले थे हम डीएम से, सबसे ऊपर आता है डीएम, फिर कौन आता है? रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर, आरओ लिख देता हूं मैं। इसके नीचे कौन होता है? पीओ होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इसके नीचे कौन होता है? पोलिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। ये सरकारी नहीं होते, ये किसी भी पार्टी के होते हैं, ठीक है। कोई भी बन सकता है आप लोगों में से, सीधी बात है। या फिर कोई जो भी पार्टी होती है, कोई नेता होता है, उसका कोई खास आदमी बना दिया, ये निगरानी के लिए कि वोट वाट ठीक उठ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है, समझ आएगी? सबसे पहले जिम्मेवारी किसकी होती है? पीओ की। जब आप वोट डालने जाते हो ना, तो आपकी मुलाकात पीओ से होती है, वहाँ पे बैठे होते हैं। देखा गई, पोलिंग बूथ पे गए, एक आपका आधार कार्ड चेक करेगा, एक आपका वोटर कार्ड चेक करता है, देखता है, शक्ल मिलाता है, फोटो में सही है, नाम सही है, ठीक है ना। उसके बाद एक आपको लगाता है शाही। देखो मेरे आज भी लगी हुई है, इतने दिन हो गए ना। आपको शाही, शाही किस चीज़ की होती है? कौन सा केमिकल होता है शाही में? काफ़ी बार पेपर में पूछा गया ये बात। सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है। फिर एक होता है सप्लाई के लिए बैठा होता है, एसएम बोलते हैं उसको, ठीक है, टेक्निकल सहायता के लिए। जैसे ही आप वोट डालने जाओगे, वो लाइट ऑन कर देगा, पावर सप्लाई मशीन की ऑन करेगा। आप जाओगे, कोई भी बटन दबाओगे, वोट डाल दोगे, जैसे आपने वोट डाला, पावर सप्लाई कट कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है ना। तो ये सारे आता है। कोई भी दिक्कत होती है, ये सबसे पहले इसको बताया जाएगा, इंचार्ज होता है बूथ का, ये अपने ऊपर आरओ को बताएगा कि यहाँ पे ये गड़बड़ है। और फिर मान लो पुलिस की वगैरह सहायता चाहिए तो बताएगा डीएम को। और सिक्योरिटी होती है वहाँ पे, जो पोलिंग बूथ होता है, सिक्योरिटी आमतौर पे जितने भी सरकारी स्कूल होते हैं वहीं पे चुनाव होता है ना, तो सिक्योरिटी कौन करता है? सिक्योरिटी कौन करता है बताओ? फौजी साहब ये नहीं बताया तो आप कुछ नहीं पढ़ रहे। जहाँ भी चुनाव होता है उसकी सिक्योरिटी कौन करता है? सिर्फ पुलिस वाले करते हैं, सिर्फ पुलिस वाले करते हैं।
हाँ CISF और पुलिस, ठीक है ना। और अब की बार तो बहुत चेंज था पुलिस में भी। हरियाणा की पुलिस मतलब बिहार गई हुई थी, उत्तराखंड गई हुई थी। क्या हो गया भाई, जो आर्मी करते हैं ना कोई नहीं करता, सच बताऊं। हाँ, तो ये छोटी मोटी चीज नहीं है। हाँ, हाँ। आर्मी आज आती है, तुम कुछ लफड़ा करके देख। अरे तो इसमें नहीं क्या थी, तू समझा कर। अब मान लो कुछ बड़े लेवल का कोई लफड़ा होता है तो वहां पे जाती है आर्मी, ठीक है, जाती है भाई। BSF होगी, CISF होगी, शुरू में यही है। हाँ, हाँ, तब आती है आर्मी। तो वही बता रहा हूँ, कुछ मतलब बड़े लेवल का लफड़ा होता है, अब किसी के साथ युद्ध हो जाए मतलब चीन या पाकिस्तान, तो आर्मी जाएगी, सिंपल सी बात है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे हाँ, छोटे छोटे जो मैटर है ना वहाँ नहीं जाते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक है भाई। अच्छा एक बात रही, आ जाओ टॉपिक पे आ जाओ पीछे में। चुनाव 3 तरह के चुनाव होते हैं भाई, ये आपसे पूछ ले, चुनाव कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के चुनाव होते हैं, कोई बताएगा कौन कौन से? देखो, एक तो होता है पिछली बार 2020 में था ना, हरियाणा पुलिस का पेपर था, ठीक है, जिसकी वो कट ऑफ नहीं गई थी, मतलब ऐसा पर्सन आया था, हरियाणा जीके का तो एक पर्सन आया था, और आई लेवल की मतलब जीके आई थी, सबके 40 से 50 के बीच में पर्सन बन रहे थे, ठीक है ना। उस पेपर में क्वेश्चन आ गया था चुनाव से संबंधित। 3 तरह के होते हैं, कौन सा क्वेश्चन आया बताऊंगा। एक होता है आम चुनाव, जिससे बोलते हैं जनरल इलेक्शन, आम चुनाव, ठीक है, जनरल इलेक्शन, GE लिख दिया, ठीक है। ये कब होते हैं? ये 5 साल बाद होते हैं। जैसे लोकसभा के लिए चुनाव हुआ 18वीं के लिए, इससे पहले 2019 में हुआ था, उससे पहले 2014 में हुआ था। जितने भी ये क्या है, आम चुनाव हैं, ठीक है, 5 साल के लिए होते हैं नॉर्मली। समझ में आएगी बात? आम चुनाव कौन से होते हैं? जो हर 5 साल बाद होते हैं, ठीक है। 2014 में हुए, 19 में हुए, अब 24 में हो गए। दूसरा होता है मिड टर्म चुनाव, यानी मध्यवर्ती। कौन से होते हैं? मध्यवर्ती, ठीक है, मिड टर्म इलेक्शन। ये क्या होता है, कोई बताओ? मिड टर्म इलेक्शन क्या होता है? अब जैसे NDA की सरकार है ना भारत में, तो इसमें जैसे 2 पार्टी, एक तो मतलब BJP होगी और 2 इसके साथ मुख्य पार्टियां हो रहा है, एक TDP और दूसरी कौन सी है? नीतीश कुमार की, RJD के LJP है, हाँ RJD, ठीक है, हाँ वो दोनों हैं। मान लो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू की जो पार्टी TDP, इनमें से हट जाए, ठीक है, तो इनकी क्या होगी? सरकार गिर जाएगी, ठीक है। NDA की सरकार जो फिलहाल है, अब सरकार गिर गई और किसी अन्य पार्टी की सरकार है नहीं, तो फिर क्या आएंगे? मिड टर्म चुनाव कराए जाएंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मध्यवर्ती चुनाव, कि किसी का भी बहुमत ना हो संसद में, उसकी सरकार गिर जाए, तो उसको बोलते हैं मध्यवर्ती चुनाव। तीसरा होते हैं, ये आया था उस हरियाणा पुलिस वाले पेपर में, बाई इलेक्शन, उपचुनाव, ठीक है, उपचुनाव, बाई इलेक्शन बोलते हैं इसको। ये हरियाणा पुलिस में ऐसे प्रश्न आया था। ये कब होता है पहले मैं बताता हूँ। मान लो आपके गांव का है सरपंच है, मान लो उसकी डेथ होगी, तो उसकी जगह सीट खाली होगी, तो ये नहीं कि उसके बेटे को बना दे, तो उसके लिए दोबारा चुनाव होता है, उसको बोलते हैं उपचुनाव, ठीक है। जैसे मैंने बताया, राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ दी, ठीक है, तो वहां पे दोबारा इलेक्शन होंगे, उसको क्या बोलेंगे? उपचुनाव, ठीक है। और हरियाणा पुलिस में क्या आ गया था? उपचुनाव 2 बार दे दिया था ऑप्शन में और इंग्लिश में एक में लिख दिया था सब इलेक्शन, क्योंकि सब इलेक्शन का मतलब क्या होता है? उपचुनाव हिंदी में, और एक में दे दिया था बाई इलेक्शन। समझ गए आप? तो दोनों किसने चूज किया? तो कुछ ऐसे लोग थे जो सिर्फ हिंदी मीडियम से थे, उन्होंने उपचुनाव देखा यार B और C में उपचुनाव है, उन्होंने एक पे टिक कर दिया ठीक है, उपचुनाव के। अब उसने ये नहीं देखा कि इंग्लिश में क्या लिखा, सब इलेक्शन है या बाई इलेक्शन है। तो सरकार ने जो HSSC ने उत्तर माना था, वो माना था बाई इलेक्शन वाला। इंग्लिश के अंदर जिसमें बाई इलेक्शन लिखा हुआ है वही उपचुनाव है, सब इलेक्शन वाला उत्तर क्या है? गलत है। तो जब जैसे भी आप पेपर दो आज के बाद कहीं भी,
तो एक बार हिंदी और इंग्लिश दोनों तरफ देखना चाहिए, समझाई। ऐसा ना हो आगे से कोई क्वेश्चन आ जाए आप गलत कर दो। हिंदी में तो आपका सही है, उपचुनाव ही बोलते हैं इसको, लेकिन इंग्लिश में देखना है कि बाई है या सब है, समझाई। तो जो भी कई बार क्वेश्चन देखो और आखिरी में मान्य इंग्लिश वाला होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। हिंदी में कुछ भी लिखा हो, जब पेपर का फ्रंट पेज पढ़ोगे वहाँ पे सारे लिखे होते हैं, तो ये क्या होता है जो इंग्लिश में लिखा गया है वही मान्य है। समझाएंगे बात आपको, ये बात है, ठीक है। तो ये आपका भाग 15 था, 14 और 15 इतना ही था ये, ठीक है। मेन आर्टिकल इसका 324 था, उसके मैंने 3 बताए थे, 311 और कौन सा था 312, 315, ठीक है। टोटल 4 आर्टिकल और चारों ही इंपॉर्टेंट है। कुछ करंट जीके के क्वेश्चन हो गए ना 18वीं लोकसभा से। अब आप कुछ क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखवा दो यहां से आपको। अच्छा एक बात और बताओ, यदि आपको पार्टी बनानी है किसी को भी, ठीक है, तो क्षेत्रीय पार्टी बनेगी सबसे पहले तो क्षेत्र की, उसके लिए आपको कितने % वोट चाहिए होंगे? क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए कितने % वोट चाहिए? एसएससी में क्वेश्चन आया था ये पहले है 6 ना यार, इसमें 2 और जोड़ दे। हाँ कितने? क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए आपको कितने वोट चाहिए? 8% आपको वोट चाहिए, ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी। और यदि आपको राष्ट्रीय पार्टी बनानी है तो क्या क्या शर्तें हैं बताओ? राष्ट्रीय पार्टी का बताओ। अब बता देते हैं, देख 3-4 शर्तें हैं राष्ट्रीय पार्टी के लिए, लिख लो लाइन, फिर आपको क्वेश्चन देंगे। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए शर्तें हैं वो क्या है? एक तो क्या है, जो भी लोकसभा होगी, लोकसभा चुनाव में 2% सीटें होनी चाहिए, ठीक है। यानी अपनी 545 सीटें, इसका 2% निकाला तो करीब करीब 11 सीटें होनी चाहिए, ठीक है। ये घटता बढ़ता रहता आंकड़ा, अब 2026 आएगा तो उसमें सीटें बढ़ जाएंगी ना, ठीक है। तो 2% क्या होनी चाहिए? सीटें होनी चाहिए। या फिर क्या हो, लोकसभा चुनाव में 6% वोट मिला हो, ठीक है। हाँ, क्षेत्रीय के लिए 8 और राष्ट्रीय के लिए 6%, ठीक है। या फिर क्या हो, अलग अलग राज्यों में 3 अलग अलग राज्य में क्या हो, 4 सीटें हों, ठीक है भाई। अलग अलग हरियाणा हो गया, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, 28 राज्य हैं, उनमें कहीं में भी अलग अलग में 4 सीट आ जाओ, ठीक है। इनमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी करता है तो उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। पहले 7 राष्ट्रीय पार्टियां होती थी, उनमें से 3 को बाहर निकाल दिया और एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। किसको दिया गया है? आम आदमी पार्टी को। अब आम आदमी पार्टी क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है, आम आदमी पार्टी। पहले नहीं थी, समझ आया आपको ये बात? अब लिखो क्वेश्चन। देख लो, मैं कहाँ रखी है मैंने पीटी मेरी। क्वेश्चन आज ही दूं या फिर कल दूं? आज ही दे दूं? देता हूँ, निकालता हूँ मैं PDF में, कोई बात लिख रखे थे मैंने। ले यार, भूल ही गया था मैं, तो पहले ही बता देता। जैसे ही सारे भाग हो जाएं कंप्लीट, आपको मैं कंप्लीट PDF दूंगा पढ़ने के लिए भी और क्वेश्चनों के भी। और कोशिश यही की गई है कि उन क्वेश्चनों से बाहर क्वेश्चन ना आए, ठीक है। लिखो भाई। भारत में कुछ क्वेश्चन गूगल कर लेना इनमें से, बाकी मैं बता भी दूंगा।
भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? यानी कौन सी जनरेशन की मशीन है वो बताइए। आपने नाम होता है जैसे M1, M2, G3 ऐसे फोन के जैसे प्रोसेसर होते हैं ना, स्नैपड्रैगन 26 है ऐसे। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? वीवीपैट का तो पता ही होगा, जब आपने वोट डाला बटन दबाया तो एक मशीन होती है ऐसे, ठीक है, इसमें एक स्क्रीन लगी होती है, इसमें ये दिखा देगा कि आपने वोट कहां पर डाला है, ठीक है, ऐसे। अगला क्वेश्चन लिखो। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? अभी अभी तो बताया था हमने, ठीक है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? अगला लिखो। निर्वाचन आयुक्त को पद से किस विधि द्वारा हटाया जाता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति तो नियुक्त करते हैं ना, तो आपको यह बताना है कि किस विधि द्वारा हटाया जाता है। निर्वाचन आयुक्त को किस विधि द्वारा पद से हटाया जाता है? अगला लिखो। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? क्या करते हो यार? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? ये आर्टिकल तो पढ़ाया आज, इसका ही पूछो है। आम आदमी कैसी पार्टी है? अगला क्वेश्चन, आम आदमी कैसी पार्टी है? अगला लिखो। भारतीय जनता पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? भारतीय जनता पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? और अगला, इससे अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ये तो सबको ही पता होगा, है ना। ये हमने बना दी थी कब है? 1885 में। डेट क्या थी? 28 दिसंबर थी क्या? अगला लिखो, लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? कितने कितने परसेंट हो गए? 9, 11 हो गए? तू बताओ। 9 ही है क्या? ठीक है, लंच टाइम हो गया, 12 सुपर टाइम हो गया, खाना खा लो, ठीक है। इस क्लास से कोई दिक्कत किसी को?
बॉयज एंड गर्ल्स नहीं है, ठीक है।